Good morning, children. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today we are going to discuss the topic income method. As we have already discussed value added method earlier, and you know there are three methods of calculating national income. Number one, value added method, second, income method, and third, expenditure method. So today we are going to discuss second method, that is income method. सो व्हाट वी हैव टू डू मेनली, जब इनकम मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले सर्च करना होता है फैक्टर इनकम्स। वेयर एवर फैक्टर इनकम्स आर अर्न इन द इकोनॉमी, हमें उनको सर्च करना होगा। तो फैक्टर इनकम्स यूजुअली हमें किन फॉर्म्स में मिलती हैं, लाइक वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो जो लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में अपने फैक्टर्स दे रहे हैं और उसके बदले में रिटर्न्स पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, दे आर फैक्टर इनकम्स। तो हमें इन फैक्टर इनकम्स को आइडेंटिफाई करना है और जहाँ कहीं भी हमें कोई ट्रांसफ़र इनकम दिखाई देगी हमें उसे इग्नोर करना है, बिकॉज ट्रांसफ़र इनकम हमारी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होती। सो फैक्टर इनकम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इसको ब्रॉडली थ्री हेड्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसको मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में दिखाया है। फर्स्ट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड मिक्स्ड इनकम। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन तीनों के बारे में आपको देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि जब हम इन तीनों को ब्रॉडली क्लासीफाई कर लेते हैं तो इनको ऐड करके हमारी सबसे पहला जो एग्रीगेट बनता है दैट इज़ कॉल्ड NDPFC, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम बनाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों को ऐड करना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, इट इज़ द amount which is paid by the employer to its employee on the basis of the services given by them। तो जो भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उनके काम करने के बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में पेमेंट देता है या कुछ सुविधाएं देता है, वो सब इसमें काउंट होती हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड, यानी दोनों चीज़ों को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। वेजेस इन कैश, तो वेजेस इन कैश में क्या आ गया, ये वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है जो उसे हर मंथ पे किया जाता है। जैसे वेजेस एंड सैलरी उसको हर मंथ दिया जाता है, लेकिन उसके काम करने के बदले में कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो उसको इसके अलावा मिलते हैं। जैसे साल में एक बार हो सकता है उसको बोनस दिया जा रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेजेस इन कैश। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, तो अगर उन सेल्स एजेंट्स को कमीशन दिया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो एडेड सेपरेटली, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मंथली सैलरी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ वो एम्प्लॉयर उनके खाते में पैसा डालता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये प्रोविडेंट फंड या डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, उनमें ये पैसा वो डालता रहता है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अगर उनको पेंशन दी जा रही है एम्प्लॉयर द्वारा तो वो भी ऐड होता है। बस इसमें याद रखना है ओल्ड एज पेंशन नहीं, ओल्ड एज पेंशन इज़ द ट्रांसफ़र इनकम जो कि गवर्नमेंट कुछ उन मजबूर लोगों को देती है जिनका कोई सहारा नहीं है। जबकि यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पेंशन, ये उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने 60 साल काम किया है और 60 साल बाद जब वो रिटायर हुए हैं तब उनके बाद उनको ये पैसा दिया जा रहा है। सो ये सारे अमाउंट वो हो गए जिनको कि कैश में इंक्लूड किया गया, उनके काम करने के बदले में ये उनको सप्लीमेंट्री इनकम मिलती है वेजेस के साथ साथ। अब इसके बाद दूसरे पार्ट पर हम देखेंगे कि वेजेस इन काइंड में क्या इंक्लूड होता है। वेजेस इन काइंड्स इंक्लूड करता है उन सारी फैसिलिटीज़ को जो कि वर्कर को काम के सैलरी के अलावा दी जाती हैं, जिसमें क्या क्या काउंट होता है। सबसे पहले आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउसिंग, यानी अगर उसको रहने के लिए मकान दिया हुआ है तो उस एम्प्लॉय का पैसा बच रहा है उतना उसे रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो एक सुविधा हो गई एडिशनल। इसी तरीके से हो सकता है कि उसको कुछ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कुछ अस्पतालों में उसका इलाज मुफ्त हो सकता है उसका या उसके परिवार का। इसी तरीके से हो सकता है वर्किंग आवर्स के दौरान उसको कुछ फ्री मील्स दिए जाते हैं, लंच, डिनर या जो भी टाइम में उसका ब्रेकफास्ट है वो उसको कैंटीन फैसिलिटी वहाँ दे रखी है एम्प्लॉयर ने। इसी तरीके से कुछ फ्री
कन्वेंस हो सकता है। कन्वेंस क्या होता है? जैसे उसको घर से ऑफिस तक लाने ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट किया गया है। एक एम्प्लॉई है तो बस का अरेंजमेंट हो सकता है, या एक ऑफिसर ग्रेड का बंदा है तो उसको कार की सुविधा हो सकती है। सो दिस इज़ एन एडिशनल फैसिलिटी। तो इसी तरीके से कुछ और सुविधाएं हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा देता है, उन सब चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम सम अप कर दें, वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड, तो इससे हमारा बन जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमारी फैक्टर इनकम हो गई पहली, विच इज़ इनकम फ्रॉम वर्क, यानी काम करने के बदले में दी जाने वाली इनकम हो गई। इसके बाद आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो मैं दूसरों को यूज़ करने के लिए देता हूँ तो मैं उससे कुछ कमा सकता हूँ। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैं रिस्क लेता हूँ बिजनेस में, कहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका मुझे रिटर्न्स आ सकते हैं। सो इट इज़ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको फॉर्म करते हैं हम 4 चीज़ों से। नंबर 1, रेंट, यानी मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी है यूज़ करने के लिए, उसके बदले मुझे मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने किसी को कैपिटल कुछ उधार दिया है तो उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। हो सकता है मेरे पास कोई फार्मूला है, मेरा कोई ब्रांड नेम है, विच आई एम गिविंग somebody else to use, वो उससे कमा रहा है तो वो मुझे उसका एक परसेंटेज देगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। एंड द फोर्थ थिंग इज़ प्रॉफिट। मैंने कहीं बिजनेस में पैसा लगाया है, पार्टनरशिप की है, शेयर्स ख़रीदे हैं, तो उसका मुझे रिटर्न आएगा प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट को थोड़ा सा कैलकुलेट करने में ध्यान रखना होगा हमें कि अगर हमें प्रॉफिट एज इट इज़ ना मिले तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर्स में उनकी वैल्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज़ कॉरपोरेट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट टैक्स के नाम पर चला जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ कॉल्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे फर्म रिटेन कर लेती है फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। तो प्रॉफिट के ये 3 हिस्से हो जाते हैं। अगर हम तीनों पार्ट को जोड़ दें तो प्रॉफिट बन जाता है। हम उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, बाकी ये 3 चीज़ें दी हैं इनमें ऐड कर दें। इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, रेंट इज़ कंपलसरी पेमेंट, इंटरेस्ट इज़ कंपलसरी पेमेंट, प्रॉफिट इज़ कंपलसरी पेमेंट। ये तीनों होना मस्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस के कैलकुलेशन के लिए। रॉयल्टी ऑप्शनल है, अगर दिया हो तो ऐड कर दिए, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों को ऐड करके आपका सेकंड कंपोनेंट बन जाता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में काफ़ी बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जैसे इंडिया में काफ़ी बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें सबसे बड़ा मेन ऑक्यूपेशन है फार्मर्स। वो लोग जो कुछ अपना डाटा मेंटेन नहीं करते, इलिटरेट हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड शो नहीं करते, तो ऐसे लोगों से वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जानकारी नहीं मिल पाती। तो इस कारण से उनके द्वारा कमाई हुई सारी इनकम को एक जगह क्लब करके कह दिया जाता है मिक्स्ड इनकम, एंड इट्स अनदर नेम इज कॉल्ड एज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ये कहलाती है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड्स, यानी जो लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने काम के मालिक हैं, तो जो भी कुछ पैसा लगाएंगे उससे वो खुद कमाते हैं, वो किसी के नौकर नहीं हैं। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। सबसे बड़ा सेक्टर आपको मिलेगा फार्मर्स। इस तरह कुछ शॉपकीपर्स हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं, कुछ वेंडर हॉकर होंगे जो अपने ठेले लगाते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे जैसे डॉक्टर हैं अगर उसने अपने घर में ही क्लिनिक खोल रखा है, इसी तरह कुछ टीचर्स होंगे जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, एट्सेट्रा। जो अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने काम के मालिक हैं, उससे जो भी इनकम उनको होगी इट इज़ क्लब्ड एज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। लिमिटेशन मैंने आपको इसकी बता दी, क्योंकि ये सारे लोग डिटेल्स शो नहीं करते अपनी इनकम का, इसलिए उनकी इनकम को क्लब करके एक जगह रख दिया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मिक्स इनकम। तो इन तीनों कंपोनेंट को हम सर्च कर लें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं
तो इससे हमारा एग्रीगेट बन जाता है NDP at FC, यानी सबसे पहला एग्रीगेट हमारा बनता है NDP at FC विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। अब डिपेंड करता है आगे कि हमें इसके थ्रू क्या कैलकुलेट करना है। सपोज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP FC कैलकुलेट होने के बाद हमें सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम इसे ऐड कर दें NDP FC में तो इट गिव्स यू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इसी में एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभार हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना देकर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देते हैं, तो उस केस में ये प्लस ना होकर माइनस हो जाता है। तो फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस कर देना है, टू अब्रॉड है तो माइनस कर देना है NDP FC में। इससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम निकल आएगी। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि सबसे पहला एग्रीगेट बनता है डोमेस्टिक इनकम, जिसके लिए तीन चीज़ें चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट इज़ इनकम फ्रॉम वर्क, ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिक्स इनकम दैट इज़ इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीन तरह की फैक्टर इनकम्स होती हैं। इनको अगर हम ऐड कर दें तो इससे कंट्री का डोमेस्टिक इनकम फॉर्म होता है एंड लेटर नेशनल इनकम बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड। आई थिंक आई मेड दिस टॉपिक क्लियर। थैंक यू।